Dear students, in this lecture we have to discuss about the damped oscillation. What is the damped oscillation? If the amplitude of oscillations of an oscillator is reduced by the application of an external force, the oscillator and its motion are said to be damped, and the periodic oscillations of gradually decreasing amplitude are called damped harmonic oscillations, and the oscillator is called damped harmonic oscillator. मतलब कोई बॉडी अगर ऑसिलेट कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जा रहा है तो उस तरह के ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे. और एम्पलीट्यूड डिक्रीज क्यों होता है? यह डिक्रीज होता है ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फोर्स. फॉर एग्जांपल हियर दिस इज ए सिंपल पेंडुलम. यह एक सिंपल पेंडुलम है और अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करते हैं यहाँ पे ये जो एयर रेजिस्टेंस है वह इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा. तो फाइनली इसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा. लेकिन एक्सटर्नल कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है इस पेंडुलम के ऊपर, कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो यह जो ऑसिलेशन होगा अनडैम्प्ड होगा. तो नाउ हियर this oscillation, suppose that a body is oscillating like this, this is a equilibrium position and this is the maximum displacement of the particle, that is called amplitude. तो यहाँ पे amplitude अगर साइन हम कंसिडर करते हैं तो प्लस है माइनस है, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है. तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम कहेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. लेकिन यहीं पे अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है, फॉर एग्जांपल you can observe here, this is amplitude just at the start, and then amplitude goes on decreasing. Why the amplitude is decreasing? Due to any external force, that may be damped periodic force, and this type of oscillation is called damped oscillation. तो damped oscillation में जो बॉडी ऑसिलेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा और इस तरह से डिक्रीज होते होते बहुत मिनिमम एम्पलीट्यूड पे चला जाएगा. सेम डैम्प्ड ऑसिलेशन में बी डिजाइंड हियर. यहाँ पे हमने एक डायग्राम निकाला है डैम्प्ड ऑसिलेटर का. दिस इज अ डैम्प्ड ऑसिलेटर. नाउ दिस इज ए स्प्रिंग. स्प्रिंग के एक एंड को हमने फिक्स कर दिया रिजिड सपोर्ट के ऊपर और स्प्रिंग के दूसरे एंड से एक ब्लॉक को अटैच किया और ब्लॉक से एक रॉड को जो कि वैन में इंसर्ट किया गया है और इसके अंदर कोई लिक्विड लिया गया है. तो अगर ये वैन नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो वैन, ओनली दिस पार्ट, एंड इफ़ द ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड इन डाउनवर्ड and when it is released, then it will perform up and down motion, up and down motion. So that is oscillation. But if this is not damped, इस पर कोई अपोजिशन काम नहीं कर रहा है, तो ये फ्रीली ऑसिलेट करेगा और फ्री वाइब्रेशन, फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा. तो ऐसी कंडीशन में इफ़ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है के and displacement is x, so therefore the force acting here F is equal to
kx. What is x? X is the displacement. So therefore this force is acting due to this force is the acting here due to the spring. So therefore spring constant is k. The force on the block from the spring is Fs, and Fs is equal to minus kx. मतलब अगर ये वैन नहीं है और इस स्प्रिंग को x डिस्प्लेसमेंट दे के छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना काम करेगा? Fs इज इक्वल टू माइनस kx. But here, if the damping force is acting here, so therefore the damping force depends on the nature of the surrounding of the medium and directly proportional to the speed of the vane. वेन का स्पीड ज़्यादा होगा, डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब डैम्पिंग फोर्स डिपेंड करेगा विस्कोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर. इसकी विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स काम करेगा, और यह डैम्पिंग फोर्स Fd will be equal to माइनस B इंटू V. B क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट है, और V वेलोसिटी ऑफ द वेन है. तो देयरफॉर द टोटल फोर्स एक्टिंग हियर. अब इस पे दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग एंड डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू द surrounding in which the vane is inserted in the liquid, and therefore due to viscosity a force is acting, and that force is Fd. So therefore the total force acting F is equal to Fd, that is a damping force, plus Fs. Therefore this will be equal to डैम्पिंग फोर्स है माइनस B इंटू V माइनस Fs है K इंटू एक्स, देयरफॉर K इंटू एक्स. You know that according to Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration. M is the mass of the block. So therefore this will be equal to MA, and MA is equal to minus B into V minus KX. राइट हैंड साइड के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो देयरफॉर M इंटू A प्लस B इंटू V plus kx is equal to 0. Now you know that what is A? A is the acceleration, and the rate of change of velocity with time is called acceleration. Therefore acceleration is equal to dv upon dt, and you know that v is equal to dx upon dt. Therefore this will be equal to ddt of dx upon dt. Therefore this will be equal to d2x upon dt square. मतलब एक्सेलरेशन हो गया d2x upon dt square. तो therefore m into d2x upon dt square plus b into v. v is dx upon dt plus kx is equal to 0. Now this is the differential equation of this damped oscillation. यह damped oscillation का differential equation मिल गया. This is equation number 1. Now this is the differential equation in this damped oscillation. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, डिफरेंट वे से उसको सॉल्व किया जा सकता है.
ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पावर है 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सलूशन होगा x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m cos ओमेगा डैश t plus 5. This is equation number 2, where this term a e to the power minus bt upon 2m is called amplitude of this damped harmonic motion oscillation. So therefore a e to the power minus bt upon 2m is amplitude in damped harmonic oscillation. The angular frequency in this damped harmonic oscillation इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा डैश हियर, तो देयरफॉर दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम माइनस बी बाय 2m होल स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म और ऐड हो गया, k बाई एम तो ऑलरेडी होता है अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में, जो ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, लेकिन यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है, ये डैम्प कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट है b अपॉन 2m, वो यहाँ पे आ जाता है और यही इस फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करता है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल T will be equal to, you know that T is equal to 2 pi upon omega, where omega is the angular frequency. यहाँ पे angular frequency omega dash है, तो right here omega dash, and this will be equal to 2 pi upon under root k by m minus b by 2m whole square. This is the period of damped harmonic oscillation. Similarly, you can find the frequency also. Frequency तो हमने find कर लिया, period find कर लिया, angular frequency find कर लिया, तो this type of oscillation is the damped oscillation, and the damping increases the period, slow down the motion and decreases the amplitude. जो damping होता है वो increase करता है period को और decreases the amplitude, amplitude को decrease करता है, जिससे लगातार decreasing order में amplitude मिलता है और कुछ टाइम के बाद से बॉडी प्रैक्टिकली स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट मिलेगा, डिक्रीज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग टू अपोज द ऑसिलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन, तो देयरफॉर द एम्पलीट्यूड विल बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। Such type of oscillation is the damped oscillation, undamped oscillation. But in damped oscillation, due to external forces which opposes the oscillation by the surrounding, maybe viscosity of the medium, due to which the force called damping force is acting, which opposes the oscillation, the amplitude goes on decreasing. मतलब कि एक्सटर्नल काज की वजह से, चाहे वो फ्रिक्शन है चाहे तो विस्कोसिटी है, यह एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। इस तरह के ऑसिलेशन को हम
डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन होता है x इज इक्वल टू, यू नो दैट a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन cos ओमेगा t प्लस माइनस phi. But if the oscillation is damped oscillation, then equation of displacement x will be equal to a e to the power minus bt upon 2m and cos ओमेगा डैश t प्लस माइनस फाई. तो यहाँ पे देख रहे हैं एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है. एम्पलीट्यूड डिक्रीज क्यों हो रहा है? इसी डैम्पिंग कांस्टेंट की वजह से हो रहा है. डैम्पिंग कांस्टेंट कितना है? ये माइनस बी अपॉन 2m टी टाइम है. तो जो एम्पलीट्यूड होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन में वह एम्पलीट्यूड है ए ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m. ये साइन नेगेटिव है, बी माइनस बी टी अपॉन 2m. इसी की वजह से ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं है. अब जो फ्रीक्वेंसी होती है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में, वह फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम. यू नो दैट. But here in this case the frequency omega dash is equal to minus k upon m minus b square upon 4m square. और जो एनर्जी होती है इन केस ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, दैट एनर्जी E is equal to 1/2 k into a square. A is the amplitude, but here the amplitude is a e to the power minus bt upon 2m. So therefore energy here at a time Et will be equal to 1/2 के ए स्क्वायर. इसका स्क्वायर कर देंगे एम्पलीट्यूड का, तो ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम. दिस इज एनर्जी इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द लेक्चर इज फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस. मतलब फ्री ऑसिलेशंस क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है और रेजोनेंस क्या होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री ऑसिलेशन क्या होता है. फ्री ऑसिलेशन जब किसी बॉडी को उसके नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं. जैसे कोई पेंडुलम है, इस पेंडुलम को यह इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, बिल्कुल रुका हुआ है, ऑसिलेट नहीं कर रहा है. लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके और छोड़ देते हैं तो ये ऑसिलेट करने लगता है. और इस ऑसिलेशन के दौरान हम कोई भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे. तो इस तरह के ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन कहेंगे. दिस ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन. And body is oscillating with its natural frequency. This is called natural frequency of this oscillation. अगर इसके ऑसिलेशन के फ्रीक्वेंसी को अगर हमें चेंज करना है तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम को चेंज करेंगे. अगर इसको हमने चेंज किया तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. लेकिन इसको हम बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन, इसलिए कि हमने इसको नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया. अब यह अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा. तो इन दिस पोजीशन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन? द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट g बाई l, where g is the acceleration due to gravity at this place
and L is the length of the pendulum. You know that length of the pendulum is measured from the center of the bob to the point of suspension. But in case अभी ये फ्री ऑसिलेशन कर रहा है, फ्री ऑसिलेशन, लेकिन इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. Then it is not oscillating with its natural frequency, but it is oscillating due to the external periodic force, and this force which is applied here is called driving force, and the frequency of the force which is applied here on the body is called driving frequency. Now in this figure there are 4 pendula A, B, C and D. Now this pendulum A, the bob is a solid rubber ball. B, C and D are hollow rubber balls. You can observe here, this is a string which is fixed with a rigid support, and pendulum A is suspended here, and here pendulum B, pendulum C and pendulum D. You can observe here, length of the pendulum A is same as the length of pendulum C, but length of pendulum B is smaller to that of the pendulum A and C. Length of pendulum D is large in comparison to pendulum A and C. मतलब कि यहाँ पे 4 पेंडुलम्स हैं. पेंडुलम A और पेंडुलम C दोनों की लंबाई इक्वल है. पेंडुलम B की लंबाई थोड़ी कम है और पेंडुलम D की लंबाई ज़्यादा है. पेंडुलम A को ड्राइवर पेंडुलम कहेंगे और बाकी के पेंडुलम्स को ड्राइवन पेंडुलम कहेंगे. तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि पेंडुलम A को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, जिससे ये ऑसिलेट होने लगता है और अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होता है. जैसे ही ये ऑसिलेट होने लगता है, इसका वाइब्रेशनल एनर्जी बाकी के पेंडुलम एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द स्ट्रिंग, और बाकी के पेंडुलम B, C और D वो भी उस प्लेन के पैरेलल ऑसिलेट करने लगते हैं. तो यू कैन ऑब्जर्व हियर, because length of pendulum A and length of pendulum C is equal, so here you can observe the pendulum C oscillate with large amplitude comparison to driver pendulum A. मतलब ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है C, और B छोटे एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है. मतलब इसकी एम्पलीट्यूड कम रहती है और इसकी एम्पलीट्यूड भी कम रहती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वह उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, और जिसका एम्पलीट्यूड कम है उसके पास कम एनर्जी है. तो यह जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वह पेंडुलम B, C और D सब के सब एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन ज़्यादा एनर्जी किसने एब्जॉर्ब किया? ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया पेंडुलम C ने. और ज़्यादा एनर्जी पेंडुलम C ने क्यों एब्जॉर्ब किया? इसलिए कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम A एंड ऑफ पेंडुलम C इज इक्वल, बिकॉज लेंथ ऑफ बोथ द पेंडुलम्स इज सेम. देयरफॉर लार्ज energy will be absorbed by the pendulum C. Therefore it will oscillate with longer amplitude, and remaining 2 pendulums, because lengths are not equal, therefore the natural frequencies of these pendulum is not equal to this pendulum. So therefore these will absorb less energy and oscillates with less amplitude because energy is less. So therefore when you plot a graph, square of amplitude versus frequency, force, plot a graph of square of amplitude versus frequency of oscillation, then you can observe here. पहले ही हमने कहा कि पेंडुलम A जब ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, और इसकी एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी बाकी के पेंडुलम्स
एब्जॉर्ब करते हैं। पेंडुलम सी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करता है? इसलिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी पेंडुलम ए के फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ड्राइवर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवर पेंडुलम इज सेम एज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवन पेंडुलम सी। तो देयरफॉर दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट condition, and the frequency by which it is oscillating is called resonant frequency. So here the resonant takes place and pendulum C oscillate with longer amplitude.